कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। अलका उदास सी बैठी थी। वह तो नीलू के गहने कपड़े ही देखे जा रही थी। आज तो विक्रांत भी बहुत स्मार्ट लग रहा था। तो जैसे मन ही मन वो पछता रही हो, शिवम से हाथ मिलाकर बैठते हुए विक्रांत ने पूछ लिया, आप कहाँ जॉब करते हैं? शिवम के बोलने से पहले ही दीनदयाल जी बोल पड़े, ये जनाब अच्छी जॉब का फिलहाल इंतजार कर रहे हैं। एक जगह लगी थी जॉब, वो भी छोड़ आए। वैसे ये MBA है। दीनदयाल जी मन ही मन शिवम के प्रति अपनी नापसंदगी छुपाते हुए बोले। तभी कौशल्या शिवम से बोली, ये हमारी बहू रेखा की छोटी बहन नीलिमा है। शिवम ने पूछा, और इनकी तारीफ? उसका इशारा विक्रांत की ओर था। जी, मैं एक व्यस्त बिजनेसमैन हूँ। मेरे पास कोई बड़ी डिग्री तो नहीं है, लेकिन मेरी किराना शॉप मार्केट में प्रथम स्थान पर है और अब मैं जल्दी ही अपनी एक और ब्रांच खोलने वाला हूँ। उसका आत्मविश्वास भरा अंदाज देखकर नीलू भी हैरान रह गई। लाओ दी, मैं कुछ काम में मदद कर दूँ? नीलू ने रेखा के पास किचन में आकर कहा। अरे नहीं, तुम चलकर बैठो। वैसे मानना पड़ेगा, तुमने कुछ ही समय में विक्रांत का रूप रंग ही नहीं, लहजा भी सुधार दिया है। देखो आज कितने कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत कर रहा है। माँ देखो जरा, भाभी की बहन कैसे गहने कपड़े सब कुछ कितना अच्छा पहने है। और मुझे देखो, शादी के बाद से कभी छोटी सी भी कोई गिफ्ट लेकर शिवम ने मुझे नहीं दी। अब ये सोचने का क्या फायदा? तुझे तो उस वक्त बस शिवम की डिग्री दिख रही थी, तो अब भुगतो। अगर कहीं तेरी शादी इसके साथ हुई होती, आज नीलिमा की जगह तुम इतने ठाठ में होती। मुझे क्या पता था माँ, शिवम शादी के बाद ऐसा बदलेगा। पहले तो बड़ी बड़ी बातें करता था। कितनी मुश्किल से तेरे पापा ने उसका जॉब लगवाया था, वो भी छोड़कर घर बैठ गया है। समझाओ उसको, कोई काम धंधा नहीं करेगा तो कब तक अपने बाप की कमाई पर ऐश करेगा? तेरे सास ससुर उसे कुछ कहते नहीं? मेरी सास को मुझे परेशान करने से फुर्सत मिले तो कुछ कहेगी ना? क्या मतलब? उनकी हर डिमांड को पूरा किया है, इतना शाही खर्च किया है शादी में, और क्या चाहिए? कौशल्या तुनक कर बोली, क्या बताऊं माँ, बस बात बात पर टोका टाकी करती रहती है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मी जी, अलका, आओ खाना लग गया है। रेखा ने आवाज़ दी तो दोनों डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गई। सुनो जी, आज तो आप सचमुच सबके बीच छाए हुए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। रेखा दी भी आपकी तारीफ कर रही थी। नीलू ने घर पहुंचने के बाद विक्रांत से कहा, हाँ तो तुमने मुझे क्या समझा है? मैं किसी से कम हूँ क्या? डिग्री माथे पर चिपकाए निठल्लों से कई गुना बेहतर हूँ। सो तो है, मैं भी मानती हूँ। बाकी ये नई ब्रांच खोलने वाली बात क्या थी? कहाँ खोल रही है दूसरी ब्रांच अपनी शॉप की? मैंने तो पहली बार ही सुना। अरे वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, सब पर अपना रोब जमाने के लिए। जिसे सुनकर नीलू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो चुप रही। तभी आहट हुई तो नीलू वहाँ से जाने को हुई। कहाँ जा रही हो? विक्रांत ने रोकते हुए कहा। वो प्रशांत आया होगा, उसे खाना देकर आती हूँ। इस वक्त कहाँ से आ रहा है? वो अपने दोस्त के घर कुछ किताबें लेने गया था, बताया था उसने। तो तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी जाने की? माँ है, गुड्डी है, दे देगी उसको खाना। माँ की तबीयत ठीक नहीं और गरिमा सो गई होगी। मैं आती हूँ, कहकर नीलू चली गई। जब देखो प्रशांत प्रशांत, मेरी कोई परवाह ही नहीं। मेरे दोस्त सही कहते हैं, उसके अंदर सागर द्वारा बोया शक का कीड़ा सिर उठाने लगा। जितनी देरी होती गई उतना विक्रांत का दिमाग खराब होता गया।
नीलू दूध का गिलास लेकर आई तो विक्रांत गुस्से में सोने का बहाना किए रहा। आप सो गए, इतना कहकर नीलू ने गिलास बेड के पास रखकर अपने कपड़े बदलने जाने लगी तो विक्रांत पुकारता हुआ बोला, फुर्सत मिल गई तुम्हें यहाँ आने की? अरे आप जाग रहे थे, वो थोड़ा समय लग गया बातों में बस। नीलू की बात बीच में काटते हुए विक्रांत चिल्लाया, हाँ हाँ बातें मस्ती सब तो उसके साथ कराती हो, तो यहाँ आने का मन क्यों करेगा? उफ, कैसी बातें बोलते हो, ये ठीक नहीं। ये सब बातें आपके दिमाग में कौन भरता है? क्यों, तुम क्या कहना चाहती हो? मेरे पास दिमाग नहीं है, मैं खुद से कुछ सोच नहीं सकता? नहीं, ऐसी घटिया बातें आप नहीं सोच सकते, इतना मुझे विश्वास है, कहकर नीलू वहाँ से हट गई। क्या बात है यार, आजकल तो तू दिखाई ही नहीं देता है, यारों को भुला दिया तूने। खूबसूरत बीवी क्या मिल गई, हमसे कटने लगा है। इतनी पुरानी यारी में तेरी बीवी बड़ी खूबसूरती से दरारें डाल रही है, सागर ने उल्हाना देते हुए कहा। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, रहने दे, हम इंतज़ार करते बैठे रहे और विक्रांत अपनी खूबसूरत बीवी के साथ सैर सपाटे में गुम। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा, हमारा दोस्त अपनी जोरू की गुलामी में ऐसा लगेगा कि हम यारों को भी भुला देगा। खबरदार, जो भाभी के बारे में उल्टा सीधा बोला। प्रशांत जो बहुत देर से सागर की बातें बर्दाश्त कर रहा था, आपा खो बैठा और गुस्से में सागर पर चिल्लाया, ऐसा क्या कह दिया मैंने जो तुझे गुस्सा आ गया? तू चुप रह, बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं तुझे? विक्रांत ने प्रशांत की बाँह पकड़कर हड़काया। आपको शर्म नहीं आ रही? आपके सामने आपकी बीवी आपके घर की महिलाओं के लिए बकवास कर रहे हो, दिखाई नहीं दे रहा? प्रशांत बाँह छुड़ाते हुए गुस्से में विक्रांत से बोला। अम्मा यार, इसे इतनी मिर्ची किस बात की लग रही है? सागर ने फिर भड़काया तो प्रशांत ने उसका गिरेबान पकड़ लिया, जिसे विक्रांत ने जबरन छुड़ाकर प्रशांत को धक्का दिया। ये खून की गर्मी तेरी यहीं चौराहे पर निकालूंगा, अगर कुछ बोला निकल जा यहाँ से। विक्रांत ने प्रशांत को दुकान से बाहर निकाल दिया। देख लिया तूने, अब भी आंखें खोल अपनी, वरना बाद में पछताएगा। तू मान ना मान, तेरे भाई और बीवी के बीच पक्का कुछ चल रहा है, नहीं तो ऐसे भड़कता नहीं। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, चलो छोड़ो ना, मैं चाय बुलाता हूँ। रहने दे, तू नहीं पीनी चाय वाय। और सागर अर्जुन के साथ गुस्से में बाहर निकल गया। विक्रांत देखता ही रह गया। मम्मी जी, गरिमा कहाँ है? मैंने उसे कल जो सबक पढ़ाया था आज याद करके सुनाने के लिए कहा था, कहाँ है वो? नीलू ने कामिनी जी से पूछा। वो तो अपनी फ्रेंड के घर गई है, कह रही थी नई फिल्म की सीडी है उसके पास, वही देखने गई है, मुझसे पूछ कर गई है। और आपने उसे जाने दिया? माँ, आपको पता है ना, मैं उसकी पढ़ाई फिर से शुरू कराने की कोशिश कर रही हूँ। 10वीं की परीक्षा प्राइवेट देकर अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर सकती है ना। और फिर वो किस फ्रेंड के घर गई है, वो कैसे लोग हैं, हमें तो ये भी नहीं पता ना। अरे नहीं, वो तो विनीता के घर गई है, विनीता इसके साथ ही एक ही क्लास में पढ़ती थी दोनों। पर देखो, अब तो वो 12वीं में पहुंच गई और गुड्डी 10वीं भी नहीं कर पाई। माँ, जब उन्होंने गरिमा की पढ़ाई बंद कराई थी, आपको स्ट्रोंग होकर बोलना चाहिए था ना। आप माँ है, कोई आपकी बात थोड़ी टाल सकता है। खैर, अब गरिमा को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अरे प्रशांत, तुम इतनी जल्दी लौट आए? किचन में काम करते हुए नीलू का ध्यान दरवाजे पर गुमसुम खड़े प्रशांत पर गया तो उसने पूछ लिया, क्या बात है, किसी से झगड़ा करके आए हो क्या? प्रशांत ने कोई जवाब नहीं दिया तो नीलू ने फिर से पूछा,
किससे झगड़ा करके आए हो? एक ही तो आदमी है जिसके साथ मेरा झगड़ा होता है, आपके पतिदेव, मेरे भाई, और कौन? ओहो, तुझे तो इनके स्वभाव की आदत पड़ जानी चाहिए। मत बुरा माना करो तुम इनकी बातों का। भाभी, इतने समय से बर्दाश्त ही तो कर रहा था, लेकिन आज इनके दोस्तों ने आपके बारे में जहर उगला तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसका मतलब है मेरा शक सही था। इनके दिमाग में ऐसी ओछी बातें उनके ये दोस्त ही भर रहे हैं। मुझे विश्वास है ये तो इतना गंदा सोच ही नहीं सकते। भाई तो चलते ही उन्हीं के दिमाग से है भाभी। चल छोड़, तू अपना मुंह ठीक कर, तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया आपने। मुझे तो पढ़कर शाम तक आपकी बहन की बुक्स भी लौटानी है। मेरी बहन, यू मीन मीनू की बुक्स? उसने तुम्हें अपनी बुक्स दे दी? नीलू ने आश्चर्य से पूछा। वो तो अपनी बुक्स को किसी को हाथ नहीं लगाने देती। अपनी बुक्स के प्रति वो बहुत सेंसिटिव है, लेकिन उसने अपनी बुक्स तुम्हें दी है। वाह, क्या बात है। हाँ, वैसे हिदायतें भी बहुत दी है कि किताब पर कोई निशान नहीं लगना चाहिए, ये वो, और आज ही वापस करनी होगी। हंसते हुए प्रशांत बोला। हाँ, फिर भी उसने तुझे बुक्स दी, यह बड़ी बात है। नीलू मुस्कुराई। गरिमा, कहाँ से आ रही हो इस वक्त? भाभी, मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी, उसके पास तो नोट्स है ना, बस वही लेने गई थी। गरिमा ने तुरंत झूठ बोल दिया। अच्छा, फिर कहाँ है नोट्स? तुम तो फिल्म देखने गई थी ना विनीता के घर, फिर मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? ओ भाभी, माँ ने आपको सब बता दिया। भाभी, मुझे फिल्म देखनी बहुत अच्छी लगती है, गरिमा लाड से बोली। वैसे भी सारा दिन घर पर बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, स्कूल भी तो नहीं जाने देते मुझे। देखो, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो तुम्हें पढ़ाई करने से कोई नहीं रोकेगा, लेकिन इसके लिए पढ़ाई में ध्यान देना होगा ना, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। हाँ भाभी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, स्कूल जाना चाहती हूँ, तो बस फिर पढ़ाई में ध्यान लगाओ। मैं ये नहीं कहती कि फिल्में बिल्कुल ही मत देखो, लेकिन पहले पढ़ाई, ठीक है? जी भाभी, पक्का। दीपेंद्र जी घर से थोड़ी दूर पर ही सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार बाइक से टकराकर वहीं गिर गए। शुक्र है आप आ गए मेरी बुक्स लौटाने, वरना आज तो मैं आपकी अच्छी खबर लेती। मीनू ने दरवाजे पर दस्तक होने पर दरवाजा खोला और सामने प्रशांत को देखकर बोल उठी। हूँ, मुझे भाभी ने बताया था आप कितनी गुस्से वाली हो। दीदी ने मेरे बारे में ऐसा कहा? अरे नहीं नहीं, वो तो आपकी तारीफ करती रहती है, मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ, इतना जरूर बताया है कि आप अपनी बुक्स को लेकर बेहद सेंसिटिव है। हाँ तो वो तो हूँ। अच्छा, आइए अंदर। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो मीनू बोली, आप प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, पापा आए होंगे, मैं चाय बनाती हूँ। इतना कहकर मीनू किचन की ओर बढ़ गई। प्रशांत अपना स्टडी बैग वहीं टेबल पर रख के दरवाज़ा खोलने चला गया। दीपेंद्र भाई साहब का एक्सीडेंट हो गया है। दरवाजे पर 3-4 पड़ोसी खड़े थे। उन्हीं में से एक ने कहा। ओ, कहाँ? प्रशांत तुरंत बाहर भागा। डॉक्टर ने कहा है अब चिंता की कोई बात नहीं है, अभी अंकल को नींद का इंजेक्शन दिया है, वो सो रहे हैं। हॉस्पिटल में वेट कर रही बेचैन मीनू को आकर प्रशांत ने बताया, थैंक गॉड आप साथ थे और आज हॉस्पिटल टाइम पर ले आए। और यहाँ थैंक यू सो मच, मैं तो बहुत घबरा गई थी, मीनू रोते हुए बोली। आपने नीलू दी को फ़ोन कर दिया था? उसने पूछा। नहीं, इस समय ही नहीं मिला। मैं ऐसा करता हूँ, घर जाकर भाभी को साथ ले आता हूँ। आप अंकल के पास बैठे, चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा।
और हाँ, रेखा दी को आप कॉल कर ले। इतना कहकर प्रशांत हॉस्पिटल से घर के लिए रवाना हो गया। कभी कभी हम दूसरों को जाने समझे बगैर कैसी कैसी राय बना लेते हैं। मैंने इन्हें क्या समझा और ये क्या निकले, कितने जिम्मेदार और हेल्पिंग नेचर के हैं। दूर जा रहे प्रशांत को देखते हुए मीनू अपने मन में सोचने लगी, क्या हो रहा है ननंद भाभी में। कामिनी जी ने बरामदे में आकर गरिमा और नीलू को एक साथ बैठे देखकर कहा, ये मेरी ननंद थोड़ी है, ये तो मेरी छोटी बहन है। भाभी, वो अंकल का एक्सीडेंट हो गया है। तभी बदहवास से प्रशांत ने अंदर आकर भाभी से कहा, क्या, कब, कहाँ, पापा ठीक तो है? नीलू ने घबरा कर पूछा। हाँ, उनको मैं अभी अस्पताल पहुंचा कर आया हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं है। नीलू उनके पास है, मैं आपको ही उनके पास ले जाने के लिए आया हूँ। आपकी छोटी बहन बहुत घबराई हुई है और रो रही है। हाँ बेटा, तुम जाओ जल्दी से प्रशांत के साथ। ईश्वर करे भाई साहब जल्दी स्वस्थ हो। नीलू जिस हाल में बैठी थी वैसे ही बदहवास सी प्रशांत के साथ बोली, माँ मैं होकर आती हूँ। कहकर वह प्रशांत के साथ बाहर निकल गई। पापा आप ठीक है ना? हॉस्पिटल में दीपेंद्र जी के पास बैठते हुए नीलू ने पूछा। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, बस ये एक बाह में थोड़ी सी चोट आई है। डॉक्टर ने कहा है जल्दी ठीक हो जाएगी चोट। तुम फिक्र ना करो। ये तो इस बच्चे का शुक्रिया जो तुरंत मुझे हॉस्पिटल ले आया। जीते रहो बेटा, दीपेंद्र जी ने प्रशांत को आशीर्वाद देते हुए कहा। अरे अंकल, ये तो मेरा फर्ज था, बस आप जल्दी ठीक हो जाए। भाभी, मैंने तो समझा था आपकी बहन बड़ी ब्रेव है, लेकिन आज अंकल के बहते खून को देखकर जैसे ये घबराई है, मुझे नहीं लगता ये डॉक्टर बनेगी। प्रशांत ने पास खड़ी मीनू को छेड़ने के इरादे से कहा, अच्छा मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी, आप अपना देखिए। और ये किसने कहा है डॉक्टर के पास फीलिंग्स नहीं होती? अपने किसी को तकलीफ में देखकर तो मन घबराएगा ही ना, मीनू ने तुनक कर जवाब दिया। प्रशांत शरारती मुस्कान लिए कानों को हाथ लगाता हुआ बोला, ओके ओके सॉरी, वुड बी डॉक्टर साहिबा। दोनों की चुहलबाजी से दीपेंद्र जी और नीलू के चेहरे पर भी हंसी तैर गई। सागर और अर्जुन आपस में बातें करते हुए विक्रांत के पास आए तो विक्रांत को चुपचाप सा बैठा देखकर अर्जुन बोला, क्या बात है भाई, ऐसे गुमसुम से क्यों बैठे हो? और बेचारा कर भी क्या सकता है? सागर बोला, जो कुछ हो रहा है उसमें वो करे भी तो क्या, कुछ कर भी तो नहीं सकता ना। क्या मतलब, क्या हो रहा है? विक्रांत ने चौंक कर पूछा। लो, ये तो अपनी आंखें बंद ही रखना चाहता है, कुछ समझना ही नहीं चाहता, तो कोई क्या कहे। क्यों अर्जुन, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? तू बोल, बता दे इसको। नहीं भाई, तुम ठीक कह रहे हो, अर्जुन ने हाँ में हाँ मिलाई। क्या बताना है, क्या पहेलियाँ बुझा रहे हो? बता दे यार। देख भाई, तू तो अपना भाई है, अपन तेरे छोटे भाई को भी अपना छोटा भाई समझते हैं, लेकिन वो अपनी हद पार कर रहा है। भाई तू यहाँ तो यहाँ गर्मी में बैठा सारा दिन खून पसीना एक करके इतनी मेहनत करके कमा रहा है, और वो तेरा छोटा भाई तेरी बीवी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। हम दोनों ने अपनी आंखों से दोनों को भी इकट्ठे घूमते हुए देखा है। क्यों अर्जुन, मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ भाई, हमारी आंखों के सामने दोनों इकट्ठे कहीं जा रहे थे, अर्जुन बोला। विक्रांत की आंखों में तो जैसे खून उतर आया हो। ऐसे ही थोड़े हो, सुबह तेरी बीवी का नाम सुनकर भड़क उठा था, मुझ पर हाथ उठा रहा था। मैं तो तुझे कब से सचेत कर रहा था, भाई समझ जा, इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, बस तू ही आंखें बंद करके बैठा था। और वैसे भी तू सोच, तेरी बीवी को और क्या चाहिए? एक तरफ सैर सपाटे मौज मस्ती के लिए तेरा छोटा भाई, और दूसरी तरफ गधों की तरह काम करके पैसे कमाने वाला पति। उसको तो मजा ही मजा है ना। मैं आज उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसका खून पी जाऊंगा। सागर की बातों पर यकीन करके गुस्से से आग बबूला हुए विक्रांत मुट्ठी भींचता हुआ उठ खड़ा हुआ। हाँ बिल्कुल, ये तो तेरे लिए तेरी इज्जत की बात है।
आज ढील ना दिखाइए। आज तो जमकर छोटे और उसकी औकात दिखा देना। मैं तो कहूँगा बीच में बीवी आए तो उसे भी देना 2 हाथ रख के, आगे के लिए हद में रहना सीख जाएगी। जा शेर बन। यार अब बहुत हो चुका सहन करना। विक्रांत गुस्से में धड़धड़ाता वहाँ से निकल गया। उसके जाते ही सागर ने ठाका लगाते हुए कहा, वो प्रशांत का बच्चा मुझ पर हाथ उठा रहा था, आज देखना अपना दोस्त उसका क्या हश्र करता है। यार सुबह तूने चाय भी नहीं पीने दी थी, अब तो पी जाए, अर्जुन बोला। अरे बिल्कुल, सिर्फ चाय क्यों, पेस्ट्री भी मंगाते हैं। ओए चाचा, जा जरा स्पेशल दूध पत्ती वाली 2 चाय और पेस्ट्री लेकर आना। सागर ने अर्जुन के साथ वहीं विक्रांत की दुकान पर बैठकर दुकान पर मौजूद चाचा को आदेश दिया। विक्रांत की सह के चलते ये दोनों भी चाचा को आदेश देने से सकुचाते नहीं थे और चाचा भी विक्रांत की डांट के डर से उनकी हर बात मानने को मजबूर था। जी अभी लाया, कहकर चाचा चाय लेने चल दिया। काउंटर पर रखे मर्तबान में हाथ डालकर बिस्किट निकालकर दोनों खाने लगे। आखिर ऐसी क्या बात हुई है जो तुम्हारी बेटी घर छोड़कर यहाँ आ गई है और अब कह रही है वापस नहीं जाएगी। दीनदयाल जी कौशल्या से बोले, आप भी हद करते हैं जी, कैसे पिता है। बेटी जब से आई है रो रो कर हलकान हुई जा रही है। ये नहीं कि उसके आंसू पोंछे उसे सांत्वना दे, उल्टे वकीलों की तरह जिरहे किए जा रहे हो। कौशल्या चिढ़कर बोली, रोने की कोई तो वजह होगी ना, वही तो जानना चाहता हूँ कि आखिर हुआ क्या है। मम्मा वो लोग चाहते हैं मैं उनके घर नौकरानी बनकर रहूं और आज तो सुबह मुझे उठने में थोड़ी सी देर हो गई तो शिवम की मम्मी को चाय क्या बनानी पड़ गई। शिवम ने पूरा घर सर पर उठा लिया। मुझे इतना सुनाया, इतना डांटा कि बस मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अब वापस उस घर में नहीं जाऊंगी। अरे उन लोगों की इतनी मजाल कि जरा सी बात पर मेरी बेटी को इस तरह डांटे। मैंने इतना दहेज इसीलिए थोड़ी दिया था कि मेरी बेटी वहाँ नौकरानी बनकर रहे। अच्छा, अगर तुम्हारी बहू सुबह जल्दी ना उठे और तुम्हें चाय बनानी पड़े तो? दीनदयाल जी कौशल्या से बोले। उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे इसलिए नहीं ब्याह के लाई हूँ कि खुद उठकर चाय बनाऊं और वो महारानी आराम करे। तो 2 दिन में ना मायके भिजवा दूंगी, कौशल्या तुनक कर बोली। तो तुम्हारी बेटी का वो लोग इसलिए ब्याह कर लेकर गए हैं कि वो आराम करे और उसकी सास काम करे। कौशल्या तुम्हें तो अक्ल नहीं, बेटी को तो कम से कम अपनी भाभी से शिक्षा लेने देती, कुछ तो संस्कार होते। अपनी भाभी को देखकर किस तरह सुबह से शाम तक लगी रहती है, उफ नहीं करती। उस पर तुम दोनों माँ बेटी भी उस पर हुक्म चलाती रहती हो। अब फुर्सत मिली है तुझे घर आने की, फोन कर करके थक गया है, तेरा फोन भी नहीं लगता है। विक्रांत के घर में प्रवेश करते ही माँ ने परेशान स्वर में कहा, तुम्हारा लाडला प्रशांत कहाँ है? आज मैं उसे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। बहू के साथ गया है। माँ की बात बीच में ही काटते हुए विक्रांत चीखा, उसे यही सब तो करना है, उसकी अय्याशियाँ तुम्हें दिखती नहीं है। तुम्हारी बहू भी इस सब में शामिल है। खबरदार, एक लफ्ज और नहीं कहना मेरी बहू के लिए। माँ की बात पर और भड़कते हुए विक्रांत फिर चिल्लाया, तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी बंधी है, तुम्हें इन दोनों की करतूतें नजर ही नहीं आती है। तभी प्रशांत नीलू के साथ अंदर आया। कहाँ गुलछर्रे उड़ाने गई थी तुम इसके साथ, और तुम? वो प्रशांत की ओर देखकर गुर्राया, तुम्हारी अय्याशियाँ खत्म नहीं हो रही। कहते कहते विक्रांत ने प्रशांत को थप्पड़ जड़ दिया। नीलू और कामिनी जी के ने बीच बचाव करते हुए नीलू बोली, वो पापा का एक्सीडेंट हो गया था। चुप बेगैरत औरत, अपने बाप के नाम की आड़ में तुम दोनों जो कुछ कर रहे हो ना, मैं सब जानता हूँ। मैंने मना किया था ना तुझे उसके साथ नजर नहीं आना, लेकिन तुम्हें तो सैर सपाटे करने हैं। इतना कहते हुए उसने नीलू को भी थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया तो प्रशांत ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। अगर भाभी पर हाथ उठाया तो मैं भूल जाऊंगा मेरे सामने कौन है। हाथ उठाना मुझे भी आता है,
छी, शर्म आती है ऐसे व्यक्ति को अपना भाई कहते हुए, जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर शक करता हो। इतने घटिया और गंदे विचार। प्रशांत भी गुस्से में चिल्लाया। मुझे सब पता है ये भाई बहन का बहाना क्या चल रहा है। सागर और अर्जुन ने अपनी आंखों से तुम दोनों को सैर सपाटे करते हुए एक साथ देखा है। उसकी बातें सुनकर नीलू रोते हुए अपने कमरे में चली गई। हाँ तो तुम्हें तो अपने उन दोस्तों पर ही यकीन है ना, अपने सगे भाई अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं। हाँ, मैं भाभी को साथ लेकर गया था, अंकल का एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए भाभी को हॉस्पिटल लेकर जाना था। प्रशांत भी अपना आपा खो चुका था और उसे विक्रांत की बातें सुनकर इतनी नफरत हो रही थी भाई से कि वो चिल्ला उठा था। शर्म कर नास पिटे, अपनी देवी जैसी बीवी पर शक करते हो, अपने छोटे भाई पर शक करता है। चुप हो जा, थोड़ी शर्म कर। कामिनी जी ने भी रूंधे गले और असीम दुख और क्रोध मिश्रित आवाज में विक्रांत से कहा, जो काम तुम्हें करने चाहिए वो मुझे करने पड़ते हैं, क्योंकि तुम्हें तो अपने आवारा दोस्तों से ही फुर्सत नहीं ना। बड़े भाई होकर भी जो तुम नहीं कर सके वो सब जिस पर तुम शक कर रहे हो उसने गैर होकर भी किया है। मेरी पढ़ाई, गुड्डी की पढ़ाई, माँ की देखभाल क्या नहीं किया है उसने। यूं ही नहीं भाभी को माँ का दर्जा दिया जाता है और तुम उस पर हाथ उठा रहे थे। लानत है तुम पर, तुम तो बड़े भाई कहलाने लायक ही नहीं हो। देख रही हो माँ, अपनी करतूतों पर पर्दा डालने कैसे मेरे आगे बकवास कर रहा है। अब तो तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना, तो क्या गलत कह रहा है। वो जो तेरी बददिमागी, तेरी हर बदतमीजी को भी चुपचाप सहन करते हुए तेरे घर को स्वर्ग बना रही, संवार रही, उस पर हाथ उठाएगा, उस पर शक करेगा। बेशरम, जाकर उससे माफ़ी मांग। तेरी ऐसी बातों से जाने उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। हाँ हाँ, बुरा तो बस मैं हूँ जो दिन रात तुम लोगों के लिए खून पसीना एक करके कमा कर लाता हूँ। तुझे इसकी बेहयाई नज़र नहीं आ रही। विक्रांत की बात बीच में काटते हुए प्रशांत भी गुर्राया। तो मत करना एहसान, और सुन, गाली मुझे भी देनी आती है। प्रशांत, तू भी अब चुप हो जा। माँ प्रशांत के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली। हाँ तो समझा ले अपने बेटे को, गाली का जवाब गाली होता है। और अब अगर उसने भाभी के खिलाफ कुछ कहा तो। प्रशांत की बात काटते माँ बोली, अब तू तो चुप कर जा, जा अंदर। उसको अंदर की ओर धकेलते हुए कामिनी जी बोली, शक करने से पहले थोड़ा तो सोच लेते। सचमुच में उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया है। तुझे तो फ़ोन कर करके हारे, एक फ़ोन नहीं लगा तो वो कैसे जाती हॉस्पिटल। जाने उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। तूने तो सारी शर्म हया ही बेच खाई है। रोते हुए दुखी कामिनी जी बोली। नीलू की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके कानों में विक्रांत के कहे शब्द गूंज रहे थे। अगर प्रशांत ना बचाता तो आज तो विक्रांत ने उस पर हाथ ही उठा लिया था। अब बस और नहीं। वो रोते रोते बैग में अपने कपड़े भर रही थी। अब वो यहाँ एक पल नहीं रह सकती। ये क्या कर रही हो बेटा। कामिनी जी ने कमरे में आकर अब नीलू को बैग में कपड़े भरते देखा तो उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा ये क्या करने जा रही हो। वो उज्जड़ है, पर तू तो समझदार है ना। एक पल के गुस्से में क्यों अपना घर बर्बाद कर रही हो। नहीं माँ, बस अब और नहीं। मैं उनकी हर बात बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन आज तो इन्होंने सारी हदें पार कर दी। मैं अब इस आदमी के साथ एक पल यहाँ नहीं रह पाऊंगी। और अपना बैग पैक करने लगी। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैंने सोचा नहीं था आप इस हद तक गिर सकते हैं। आपके अंदर शक का जहर इतना फैल चुका है कि और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा आपको। मुझे तो सोचकर भी घिन आ रही है कि आप मुझे अपने छोटे भाई के साथ देखकर क्या क्या सोच सकते हैं। खैर, मैं अकेली जा रही हूँ, आपसे तो उम्मीद नहीं कर सकती कुछ और। रही बात प्रशांत की, प्रशांत से कहूँ तो आपकी नज़र में तो वो पाप है। नीलू अपना बैग लेकर आगे बढ़ने को हुई और फिर पलट कर बोली, एक बात आपको साफ साफ बताना चाहती हूँ। आपके साथ मेरा रिश्ता रहे ना रहे, लेकिन प्रशांत मेरा छोटा भाई है और उसके साथ मेरा ये रिश्ता हमेशा रहेगा। विक्रांत चुपचाप खड़ा सुनता रहा। नीलू अपना बैग लिए घर से बाहर निकल गई।
ठंड पड़ गई तुझे, अपने हाथों अपना घर बर्बाद कर लिया तूने, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जा उसके पीछे उससे माफ़ी मांग ले, वापस घर ले आ बेशरम। मैं माफ़ी क्यों मांगूं? और कान खोल कर सुन लो, मैं किसी के पीछे नहीं जाऊंगा। भाभी कहाँ है? प्रशांत ने आकर माँ से पूछा। इसकी बेवकूफ़ी की बलि चढ़ गई है, वो घर छोड़कर अपने पापा के घर चली गई है, इस वक्त वो भी अकेली। वैसे तो अच्छा ही किया उसने ये घर छोड़ दिया, ऐसे घर में जहाँ जल्लाद रहता हो, वो घर भाभी के लायक ही नहीं, जहाँ बहन भाई के पवित्र रिश्ते पर भी शक किया जाता हो। मैं भाभी के पीछे जा रहा हूँ, खबरदार जो तू उसके पीछे गया, तेरी टांगे तोड़ दूंगा। विक्रांत ने प्रशांत को धमकाया। जो करना है कर लो, मैं ऐसे रात में उनको अकेले जाने नहीं दे सकता। और उसने नीलू के पीछे दौड़ लगा दी। नीलू काफ़ी आगे निकल गई थी। प्रशांत दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। भाभी। प्रशांत, तुम क्यों आए हो मेरे पीछे? नहीं भाभी, मैं इतनी रात में आपको अकेले जाने नहीं दे सकता। लाइए बैग मुझे दीजिए, मैं साथ चलूँगा छोड़ने। प्रशांत, पागलपन मत करो, मैं खुद भी कह सकती थी ना तुम्हें, लेकिन नहीं, तुम्हारे भाई की सोच इतनी सड़ चुकी है कि छोड़ो, तुम जाओ घर, ये मौका ठीक नहीं तुम्हारा मेरे साथ चलना। मेरी बात को समझो, तुम घर जाओ। अरे दीदी, आप इस वक्त जीजू भी साथ आए हैं। मीनू ने कॉल बेल सुनकर दरवाज़ा खोला और सामने नीलू को खड़ा पाया तो पूछने लगी, नहीं, अभी तो मैं अकेली ही आई हूँ। इतना कहकर वह बैग लिए अंदर चली गई। पापा ठीक है? उसने पूछा। हाँ, सो रही है। अरे आप बैग लेकर आई है, यहाँ रुकेगी ना? जीजू ने इजाज़त दे दी। मीनू ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, तुम्हारे जीजू कहने लगे कुछ दिन पापा के पास रहकर उनकी देखभाल कर लो। अरे वादी, ये तो बहुत अच्छा हो गया जो आप आ गई, मैं बहुत घबरा रही थी। अब तो पापा भी जल्दी ठीक हो जाएंगे, देखना। भाई साहब, आखिर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? दीनदयाल जी अपनी पत्नी कौशल्या, बेटे आकाश और बहू रेखा के साथ दीपेंद्र जी के एक्सीडेंट की खबर सुनकर मिलने आए थे। बस यही कह लीजिए, होनी थी जो हो गई। यही घर के पास ही था, बस सड़क क्रॉस करने लगा, तेज रफ्तार बाइक की ओर ध्यान ही नहीं गया, फिर भी काफ़ी बचाव हो पाया है। बस ये वहाँ पर थोड़ी चोट आई है। पापा, आपने तुरंत खबर करनी थी ना? आकाश बोला। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ सीरियस नहीं था, समय पर हॉस्पिटल में भी इलाज मिल गया तो कुछ घंटों में ही वहाँ से छुट्टी भी मिल गई थी। दीपेंद्र जी ने कहा, आप लोग आए, मैं तो इसी बात से आप सबका बहुत आभारी हूँ। भाई साहब, रिश्ते होते किस लिए हैं? कौशल्या बोली। तभी नीलू चाय लेकर अंदर आई तो उसे देखकर वो चौंक कर बोली, तुम यही हो? जी। दामाद जी भी आए हैं? जी नहीं, वो थोड़ा व्यस्त थे, बाद में आएंगे। लो जी, ये कैसी व्यस्तता कि बीमार का हाल पूछने का भी समय ना हो। हमें तो कल रात रेखा ने बताया तो सुबह सुबह ही आकाश हमें तुरंत यहाँ ले आया। तुम्हारी सास नहीं आई, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। नीलू ना कहकर वापस रसोई में चली गई। क्या बात है नीलू, सब ठीक तो है ना? तुम्हारा चेहरा भी उतरा हुआ है। मीनू ने बताया, तुम रात में ही चली आई थी, कुछ दिन यहीं रुकोगी? रेखा भी नीलू के पीछे रसोई में आ गई थी। सब ठीक है दी, बस पापा को लेकर ही चिंता हो रही थी, इसीलिए कुछ दिन यहीं रुकूंगी। मीनू भी अकेली पड़ गई है ना? हाँ, ये तो है, तुम्हारे रहने से मीनू को भी अच्छा लगेगा। खैर, हमारे घर तो बहुत टेंशन चल रही है। अलका अचानक अपना ससुराल छोड़कर चली आई है, कह रही है अब वापस नहीं जाऊंगी। तुम्हारे जीजू तो बहुत तनाव में है, पापा भी परेशान है। कितनी तकलीफ की बात है ना कि बेटी ससुराल छोड़कर घर आ बैठे। पिता, भाई, परिवार
पर क्या गुजरती है। लेकिन अलका तो वापस जाने के लिए मान ही नहीं रही। शिवम ने कुछ कह दिया तो बस गुस्से में ससुराल छोड़कर चली आई। जब पति पत्नी में तो छोटी मोटी तकरार होती रहती है, लेकिन इसके लिए घर तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। पता नहीं क्या होगा। रेखा अपनी धुन में सारी बातें नीलू को बताई जा रही थी। चलो, इस मामले में हमारे पापा को हम तीनों की ओर से तो तसल्ली है। ऐसा तनाव उन्हें कभी नहीं झेलना पड़ेगा। क्यों, सही है ना? रेखा की बातें सुनकर नीलू गहरी सोच में उलझ गई। उसे बीती रात की ससुराल की बातें परेशान की थी। विक्रांत का व्यवहार, उसकी बातें उसके जहन में घूम रही थी। वो रेखा को क्या बताए कि वो यहाँ इस तरह क्यों है। माँ गुड्डी। विक्रांत तैयार होकर नीचे आया और आवाज़ें देने पर भी नीचे किसी को न पाकर बड़बड़ाता हुआ माँ के कमरे की ओर गया। सब जाने आज कहाँ मर गए हैं। माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी। गरिमा सारा देकर उन्हें पानी पिला रही थी। अरे माँ, क्या है ये सब? तुमने अपनी तबीयत फिर से खराब कर ली? विक्रांत ने माँ से पूछा। सब तेरा ही तो किया धरा है। मुझे ठीक रहने कब देता है तू? हाँ, हर बुरी बात का जिम्मेदार तो मैं ही हूँ ना तेरी नज़र में। हाँ तो है ही ना। तुझे माँ का लिहाज, ना बीवी, ना छोटे भाई बहन की परवाह। जो करती थी परवाह उसे भी घर से जाने दिया। मैं कह देती हूँ, जाकर उससे माफ़ी मांग कर उसे घर वापस ले आ, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं क्यों जाऊँ माफ़ी मांगने? गुड्डी, जा मेरे लिए चाय बना। और ये प्रशांत कहाँ है? नज़र नहीं आ रहा। दुकान गया है कि नहीं? प्रशांत भैया तो आज सुबह सुबह ही कहीं चले गए थे। गरिमा ने किचन की ओर जाते हुए कहा। चाचा, सब ठीक है? कोई आया तो नहीं था? दुकान पहुंचकर विक्रांत ने चाचा से पूछा। हाँ जी, सब ठीक है। बस वो मंडी से होलसेलर वर्मा जी आए थे हिसाब लेने। ठीक है, हिसाब तो प्रशांत बनाता है, उसको बोल दो पूरा हिसाब तैयार कर ले। कहाँ है प्रशांत? वो तो जी आज सुबह से अभी तक यहाँ आया ही नहीं। क्या? घर से तो सुबह से निकला हुआ है, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं है इसे, तो फिर हिसाब कैसे बनेगा? वर्मा जी आज शाम को आने को कह कर गए हैं। चाचा ने चिंतित स्वर में कहा। ठीक है ना, मैं खुद कर लूँगा। पहले भी तो मैं ही देखता था ना सब। गुड्डी, टिफिन तैयार है, मैं चाचा को भेज रहा हूँ लाने के लिए। विक्रांत ने फ़ोन पर गरिमा से कहा। नहीं भाई, माँ की तबीयत ठीक नहीं है और उसने मना कर दिया है खाना बनाने के लिए। क्या मुसीबत है ये? विक्रांत बड़बड़ाया। तभी सागर और अर्जुन वहाँ आ गए। बड़ी भूख लगी है। ला यार, तेरे टिफ़िन का भी टाइम है, खाना खाते हैं। नहीं भाई, आज टिफ़िन नहीं आया। कल बहुत गड़बड़ हो गई। तुम्हारी भाभी घर छोड़कर चली गई है। प्रशांत भी सुबह से घर से निकला हुआ है, दुकान भी नहीं आया है। माँ की तबीयत खराब है, उसने खाना भेजने से मना कर दिया है। अरे इतना क्या हो गया? ये पढ़ी लिखी लड़कियों के तेवर भी ना। सागर बड़बड़ाया। नहीं यार, कल तुम लोगों की बातों में आकर मैंने कुछ ज़्यादा ही सुना दिया। प्रशांत को भी थप्पड़ जड़ दिया। तेरी भाभी पर भी हाथ उठाने को था, बस बहुत कहा सुनी हो गई। जबकि असल में तेरी भाभी के साथ के पापा का एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए प्रशांत उसे अस्पताल लेकर गया था। ये तो बहुत बुरा हुआ यार, अर्जुन ने हमदर्दी जताते हुए कहा। ठीक है मेरे दोस्त, तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं। मर्द हो, गुस्से में कुछ कह भी दिया तो क्या हुआ? भाभी की गलती तो है ना? तुझे बताए बिना, तुझसे पूछे बिना चल दी प्रशांत के साथ। भाभी का तो फर्ज बनता है ना, था ना कि जाना ही था तो तुझे बता कर जाती। वो नहीं तो क्या प्रशांत नहीं बता सकता था तुझे? सागर ने विक्रांत को उकसाते हुए कहा। माँ ने बताया मुझे, बहुत फ़ोन किए थे लेकिन फ़ोन लगा नहीं। माँ बहुत नाराज़ है मुझसे, कह रही है जाकर माफ़ी मांगू उससे। विक्रांत परेशान स्वर में बोला। हरगिज नहीं, तुम मर्द हो, तुम क्यों माफ़ी मांगोगे?
अरे ये बीवियाँ जाने में बड़ी शान दिखाती है अपने मायके, लेकिन 4 दिन पूछने आ जाओ तो अपने आप वापिस आ जाती है। तुम्हारी भाभी भी कई बार चली जाती है अपने बाप के घर गुस्सा दिखाते। मैं आज तक उसे मनाने नहीं गया, अपने आप वापस आ जाती है। विक्रांत चुप रह गया। प्रशांत ने दोपहर बाद गरिमा को फोन करके बता दिया था कि वो अपने दोस्त चिराग के साथ है और रात में थोड़ा लेट हो जाएगा। उसके साथ बैठकर अपने नोट्स पूरे करने हैं उसे। माँ मुझे नाश्ता दे, मुझे दुकान जाने में देरी हो रही है। विक्रांत ने सुबह तैयार होकर नीचे उतरने के बाद माँ से कहा। तभी विक्रांत अपना एक छोटा बैग और कंधे पर अपना कॉलेज बैग टांगे माँ के पास आया, जिसे देखते ही विक्रांत भड़क कर बोला, कल दिन भर कहाँ गायब थे? तुझे पता नहीं दुकान में कितना काम रहता है? मुझे तुम्हारी दुकान से कोई सरोकार नहीं। प्रशांत ने रूखा सा जवाब दे दिया। क्या मतलब है तेरा? चुपचाप दुकान पहुँचो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुफ्त की रोटियां तोड़ते हुए ऊपर से मेरे सामने बकवास करता है। मैंने कह दिया ना, मेरा तुम्हारी दुकान से कोई लेना देना नहीं है, मैं दुकान नहीं जाऊंगा। तभी कामिनी जी विक्रांत के लिए नाश्ता लेकर आई तो प्रशांत बोला, माँ मैं भी ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी तरह से फिर से शुरू कर ली है। चिराग ने हॉस्टल में अपने कमरे में मुझे साथ रखने की व्यवस्था कर ली है, मैं उसी के साथ रहूँगा। और मैंने कॉलेज भी जाना शुरू कर दिया है, तुमसे और गुड्डी से मिलने आता रहूँगा। ये क्या कह रहा है तू बेटा? तू चला जाएगा तो मेरा क्या होगा? आगे तेरी भाभी भी चली गई है, उस पर तू भी चला जाएगा। मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। मैंने कहा ना, मैं तुझे और गुड्डी को मिलने आता रहूँगा। प्रशांत ने माँ को गले लगाते हुए कहा। ज़्यादा तेवर मुझे दिखाने की जरूरत नहीं, चुपचाप सीधे दुकान पर जा। बड़ा आया पढ़ाई करेगा, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुझे, याद रखना। फिर देखता हूँ कैसे पढ़ाई करोगे। अपने बेटे से कह दे, मुझे उसकी कमाई की फूटी कौड़ी चाहिए भी नहीं, मैं अपनी व्यवस्था खुद कर लूँगा। लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी होने तक यहाँ नहीं रहूँगा। अगर तूने आज इस घर से पैर बाहर निकाले तो फिर कभी इस घर में पैर रखने नहीं दूंगा, आया तो टांगे तोड़ दूंगा। विक्रांत गुस्से में चिल्लाया। ये घर मेरे बाप ने बनाया था, इसकी कमाई से नहीं बना, इसीलिए मुझे इस घर में आने से कोई रोक भी नहीं सकता। प्रशांत इतना बोलकर माँ के पैर छूकर और गुड्डी को प्यार देकर बाहर निकल गया। ये ले खा खुशी से। बीवी ने घर छोड़ा था, अब भाई भी घर छोड़ गया। विक्रांत के आगे नाश्ते की प्लेट पटकते हुए कामिनी जी बोली, तुझे तो शर्म है नहीं, लेकिन मैं आज जाकर बहू को वापस लेकर आऊंगी, और अगर वो नहीं आई तो मैं भी ये घर छोड़कर उसके पास चली जाऊंगी। फिर तू रहना अकेले, तुम कहीं नहीं जाओगी। वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है, आना होगा तो अपने आप आएगी। तुम अगर गई वहाँ तो देखना। अच्छा, तो अब तू मुझ पर हुक्म चलाएगा? मैं तेरी माँ हूँ और मुझे तुझसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज ही जाऊँगी और ज़रूर जाऊँगी। थोड़ी सी भी शराफत अगर तेरे अंदर बाकी होगी तो तू खुद से जाकर बहू से माफ़ी मांगकर उसको अपने साथ वापस लेकर आएगा। कामिनी जी के क्रोध का आज अलग ही रंग था, जिसके सामने विक्रांत की बोलती बंद हो गई थी। गलती सारी मेरी ही तो है कि मैंने तुझे मान देते हुए इतना सर पर चढ़ा दिया कि तू मेरा भी बाप बन बैठा। कामिनी जी का चेहरा गुस्से से लाल हुआ था। उसी गुस्से भरी तेज आवाज में वह बोली और पूरा जिस्म उसका गुस्से से कांप रहा था। उनका रौद्र रूप देखकर विक्रांत भी स्तब्ध रह गया। गुड्डी ने जैसे तैसे माँ को शांत कराया। अरे तुम प्रशांत, इस वक्त यहाँ? दरवाजे पर दस्तक होने पर दरवाजा खोलकर सामने प्रशांत को खड़ा देख नीलू ने चौंक कर पूछ लिया। हाँ भाभी, बस आपसे ही मिलने आया था। कैसी है आप? आओ अंदर आओ, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, घर में सब ठीक है? भाभी, मैंने भी घर छोड़ दिया है और दुकान पर भी जाना छोड़ दिया है। वो चिराग ने हॉस्टल में अपने कमरे में मेरे रहने की भी व्यवस्था कर दी है। अब मैं अब से वहीं रहूँगा। मैंने कॉलेज जाना भी शुरू कर दिया है। अब मेरा पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर ही रहेगा। नहीं प्रशांत, तुम्हें घर नहीं छोड़ना चाहिए था। इस तरह तुम्हारे घर छोड़ने से
मम्मी जी और गरिमा की क्या हालत हो रही होगी। भाभी, उस घर में मेरा दम घुटता है, आप भी नहीं है वहाँ। भाई का हाल तो आपको पता ही है। मैं माँ और गुड्डी से मिलने जाता रहूँगा। भाई ने आपके साथ बहुत गलत किया है। जब तक वो यहाँ आकर आपसे माफ़ी नहीं मांग लेते, मैं वहाँ रहने नहीं जाऊँगा। ये तुमने ठीक नहीं किया, नीलू चिंतित स्वर में बोली। कम से कम तुम घर में हो सोचकर मैं थोड़ी निश्चिंत थी। तुम्हें घर पर ही रहकर इनका ख्याल रखना था। लेकिन भाभी, भाई ने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, तब भी आप उनके बारे में ऐसा सोच रही हैं। हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारे भाई मन से बुरे नहीं है, बस लोगों की बातों में आ जाते हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया है दूसरों के बहकावे में आकर किया है। पापा, आप थोड़ी देर और सिकाई कर ले, आपको आराम मिलेगा। नीलू ने गर्म पानी से दीपेंद्र जी की बाह, जिसमें एक्सीडेंट की वजह से चोट आई थी, की सिकाई करते हुए कहा। नहीं बेटा, मुझे अब काफ़ी आराम है, तुम भी जाकर आराम करो। दिन रात मेरी सेवा में लगी रहती हो। मेरे मन में बस एक ही विचार उठ रहा है। विक्रांत की मार्केट में काफ़ी अच्छी इमेज है, काफ़ी रसूखदार है, इसका कारोबार भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो उसकी व्यवस्था समझ आती है। लेकिन इतना समय बीत चुका है, मेरा एक्सीडेंट हुआ, ठीक भी होने को हूँ, लेकिन वो एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया। हद तो ये है कि उसने एक बार फ़ोन करके भी मेरा हाल जानने का प्रयत्न नहीं किया। पापा, वो सचमुच बहुत व्यस्त रहते हैं। देखो बेटा, शादी हो जाने का मतलब ये नहीं है कि माता पिता का बेटी से या बेटी का अपने पेरेंट्स से कोई नाता नहीं रह जाता। अगर कोई परेशानी, कोई बात हो तो दिल में रखने से बेहतर है उसे शेयर करना चाहिए। और अगर अपने पेरेंट्स से शेयर की जाए तो बात के कई बार जाने का भी सवाल नहीं रह जाता, बल्कि कई बार कोई मुनासिब हल भी निकल आता है। तुम अपने मन की बात मुझसे कह सकती हो। ये सोचकर कि तुम्हारे पापा परेशान हो गए नहीं बता रही, तो ये तो तुम मुझे और ज़्यादा तकलीफ दे रही हो। माँ बाप औलाद के चेहरे से दिल का हाल पढ़ने की क्षमता रखते हैं। नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नीलू ने पिता का दिल रखने के लिए ऐसा कह तो दिया, लेकिन उसके जहन में विक्रांत की कई बातें गूंज रही थी। वो मन ही मन सोचने लगी, पापा को क्या बताऊं, जबकि विक्रांत के लगाए इल्जाम से तो वो खुद शर्मसार हो रही है। ऐसी बात वो जुबां पर भी नहीं ला सकती, जिस इल्जाम के कारण शर्मिंदगी से वो खुद अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रही है। विक्रांत ने तंग आकर टीवी बंद कर दिया। क्या मुसीबत है, जाकर भी मेरे जहन से नहीं जा रही। वो अपने बगल में बिस्तर के खाली हिस्से को देखकर बड़बड़ाया, अपने साथ मेरी नींद भी ले गई है। उसे वो सारी बातें याद आने लगी जो उसने गुस्से में उससे कही थी, जिसके बाद वो घर छोड़कर चली गई। अपनी बेचैनी को कम करने वो उस खाली तकिए को देखता रहा जहां नीलू सोती थी। नीलू की भी हालत किसी हद तक विक्रांत जैसी ही थी, उसे भी नींद नहीं आ रही थी। हेलो भाई, क्या हाल चाल है, अर्जुन बोला, जो विक्रांत की दुकान पर कब आया, कब आकर उसके सामने बैठा। इस सबसे अनजान, माथे पर हाथ धरे, सर झुकाए बैठे विक्रांत को कुछ पता ही नहीं चल पाया था। हेलो यार, तुम कब आए, विक्रांत ने उदास स्वर में कहा। लगता है जैसे मेरे यार की खुशी को किसी की नज़र ही लग गई हो। शादी के बाद कैसे तू फ्रेश और खुश रहने लगा था, लेकिन अब काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ तुझे कैसे उदास और मुरझाए से रहने लगे हो तुम। अर्जुन ने कहा, क्या बताऊँ, मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। मैंने क्यों उस दिन बातों में आकर तुम्हारी भाभी से इतना सब कह दिया कि वो घर छोड़कर चली गई, जबकि बात कुछ और थी। देख यार, तू तो समझदार आदमी है, थोड़ा तो सोचता। तुझे पता है ना, सुनी सुनाई बातों से बसे बसाए घर चुटकियों में बर्बाद हो जाते हैं। और जहाँ तक बात सागर भाई की है, तो उसे तो राई का पहाड़ बनाने की आदत है ही। ये सब तुम मुझे अब कह रहे हो, उस दिन तो बड़ा उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। वो तो यार, तेरा भाई भी तो बड़ा सेंसिटिव है, जरा सी बात पर उसने सागर भाई पर हाथ उठा लिया।
तो मुझे भी लगा शायद सचमुच दोनों के बीच कुछ होगा। क्या पता सच में ऐसा कुछ हो ही नहीं, अर्जुन बोला। बाहर डोरबेल बजी तो प्रशांत ने जाकर दरवाजा खोला और सामने कामिनी जी को खड़ा देखा। अरे माँ, तुम यहाँ आओ, अंदर आओ ना, प्रशांत खुश होते हुए बोला। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें, वीडियो को शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।